हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। आज बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज की। पाकिस्तान वाइट वॉश होने जा रहा है और इसके साथ साथ पीटीआई ने साइफर डिस्कस किया। क्या यही साइफर था? क्या सिर्फ यही कहानी थी साइफर की? ये जानना बहुत जरूरी है। अनमोल पिंकी केस में और कितने किरदार जो है वो बेनकाब होंगे, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल इशू है, क्या ये पीस की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ईरान और यूएस के दरमियान सीज फायर होगा कि नहीं होगा, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर इस्माइल। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? गुड। इस्माइल, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं खेल की दुनिया की। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान जो है हमेशा की तरह व्हाइट वॉश होने जा रहा है? कुछ कहना चाहेंगे, या इस बार आपको लगता है कि यू आर आउट ऑफ वर्ड्स? यार आई थिंक बड़ी डिजास्टर्स सिचुएशन है, बड़ी एम्बैरेसिंग सी बात है। नोबडी कुड हैव एवर थॉट के पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच हार जाएगा। नोबडी कुड हैव एवर इमेजिन्ड दैट, लेकिन हियर वी आर। जो आखिरी दिन का खेल है उससे बज़ाहिर तो यही लगता है अनलेस और अनटिल मिरेकल हैपेंस हम चौथा कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारने वाले हैं। ये तो चले 2 मैच की सीरीज में वाइट वॉश हो रहा है, लेकिन लोग भूल गए कि अभी बांग्लादेश पाकिस्तान में आ गया, हमें यहाँ पे भी वाइट वॉश करके गया था। तो उस टाइम हमने रैंक टर्नर्स बनाने की कोशिश की थी और हमने कहा था कि शायद नुमान और साजिद जो हैं वो वेब बिछाएंगे अपना और उनको हम पकड़ लेंगे। उस टाइम भी हम हार गए। और उस टाइम जो हमारी सबसे एम्बैरेसिंग बात थी कि 1 पॉइंट के ऊपर उनके 32 पे 6 खिलाड़ी आउट थे और उसके बावजूद हमें वो मैच हरा गए थे। यहाँ पे भी हमने कोई ऐसी सूरत हाल ही देखी है कि उनके 100 पे फिर 6 आउट थे और उसके बाद भी हमने उन आखिरी 4 विकेटें हमसे ली नहीं जाती हैं और एक बंदा आता है और आगे 150 स्कोर मार जाता है। इसका इशू ये है कि आपके पास बॉलर ही नहीं है जो कि आपकी टेल को उड़ा सकें। जब आपके बॉलर 120, 125, 130 के ऊपर गेंदें फेंकते रहेंगे और आपकी एवरेज पेस जो है बांग्लादेश के एक मीडियम पेसर से भी कोई 5 किलोमीटर कम होगी, तो दैट सेज अ लॉट कि आपका क्या हाल हो चुका है। तो बैट्समैन को आप ब्लेम करें, ज़रूर करें, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है टेस्ट मैच जो है वो आपको बॉलर्स ने जितवाना होता है जब उन्होंने 20 विकेटें लेके देनी होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे बॉलर्स गेंदें कर रहे हैं और जो 130 पे बॉलें फेंक रहे हैं, ये तो आज के अगले 10 साल भी मैच नहीं आपको जितवा सकते। तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी हुई है। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जिस तरह मैंने आपकी बात से अंदाजा लगाया, कि हमेशा की तरह हमारी जो टीम है, क्रिकेट टीम जो है इन सीरीज में, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो सही सिलेक्शन नहीं है। और बॉलर से जो मैच जितवाना होता है, अगर वही अप टू द मार्क नहीं है, वो सही तरह नहीं खेल रहे, तो इन दी एंड मिरेकल की आपने बात की, मिरेकल का इंतजार नहीं किया जाता। एफर्ट जो होती है वो देखी जाती है। और अगर क्रिकेटर्स इतने कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो सिलेक्शन में कहीं बिल्कुल ना सही कहीं बात कमी है। करें, इनकी कॉम्पिटेंसी का मैनेजमेंट में मसला कहीं ना है, कहीं इनकी कमी है। इनकी और ये कॉम्पिटेंसी पहली का बार नहीं हो मेजर रहा, मसला है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा, मैंने तो पहली बार नहीं सुना कि पाकिस्तान हार गई। मैंने तो आई थिंक जब से हमने होश संभाला है, मैंने सिर्फ पाकिस्तान को हारते देखा है, सॉरी टू से। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी मेमोरी है मेरी जिसमें मैं ये कहूँ कि हाँ, पाकिस्तान मेड इट वेल। दो पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत अच्छा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कहाँ पे थी आप बुशरा? इधर ही थी। चलो, तब आ रही थी, आई वाज कमिंग, आई वाज। नहीं, 17 की हमने छोड़ दे रहे हैं यार, हम 26 में आ गए हैं। पिछले 10 साल का जो एनालिसिस है वो देखा जाता है। नहीं नहीं, बाद ट्रू। में मैं पिछले बिल्कुल सही 10 साल बात का कर रही हैं एनालिसिस आपकी, देखा ऐसी जाता है। वैसी आप पिछले जस्ट पुलिंग योर लेग, बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। नहीं नहीं, वो तो मैं मसला एक ये ट्रिक की बात सिलेक्शन की, कर रही जहां हूँ। तक आप जब आप बात कर रही हैं ना, तो आपको पिछले हमने डिबेट देखना करना यह है शुरू कि आप किया। वही ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को राइट। दोबारा से लाके टीम में नहीं बिठा सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मतलब हसन अली जो है, बहुत उनके लिए इज्जत है, नाइस गाय, हम्बल गाय, बट वो एक चला हुआ कारतूस है। वो ही इज वे पास्ट हिज प्राइम। उन्होंने अपना अरूज देखा, अरूज के बाद, इंजरी के बाद ही कुड नॉट रिकवर। अब उसके बाद आप उनको पीएसएल खिलाएं, ये इधर वाले कायदे आजम ट्रॉफी खेलें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जाके बांग्लादेश की विकेटों पे उनको एज फर्स्ट चेंज बॉलर ला के खिला देंगे, या तीसरा मीडियम पेसर जो है जाके। इज अ नाइस गाय। मैं वो बात कर रहा हूँ, मसला ये कि हमारे प्लेयर्स को सिलेक्ट पता है किस बात पे किया जा रहा है? इनको इनकी काबिलियत के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। ये प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, मोहसिन भाई कौन बेहतर कर लेता है, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, ये कर करके इनको आपने टीम में जगह दी हुई है। ये जो सारे पुराने ऑब्वियसली। खड़े खिलाड़ी थे उनको आप ले आए हैं जाके, वरना शाहीन की भी जगह नहीं बनती। मतलब बदकिस्मती हमारी ये कि वो आपकी वनडे का कप्तान है। मतलब अच्छा बॉलर है, मैं नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दे आर पास देयर प्राइम। इन्होंने अपना रूज देख लिया। वो देखें, जो पेस होता है ना सर, उसका एक्स फैक्टर होता है, वो आपसे रन ही नहीं खेला जा रहा। अब इनका मसला क्या हो रहा है, 2 फैक्टर्स हैं।
एक तो ये कि इनसे अगले बंदे खिलाड़ी आउट नहीं किए जा रहे, उनकी विकेटें नहीं ले पा रहे, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये कि जब ये नेट के अंदर जाके अपनी 130 125 के ऊपर गेंदे फेंक फेंक के बैट्समैन को तैयार कर देते हैं, तो जब आगे पेसर आके 150 पे फेंकता है तो उसको समझ नहीं आती कि हुआ क्या। एक आपके पास वहां पे मुझे बता दें नेट में खिलाड़ी हो जो 150 पे गेंद फेंक रहा हो, जिसकी वजह से आपने तैयारी नाहिद राना की हो, नहीं किया। बाबर जिस तरह से आउट हुआ नाहिद राना के ऊपर, क्या था, 139 पे वो गेंद थी, हालांकि क्यों, क्योंकि वो बैकफुट पे लगा हुआ था 150 वाली गेंद के इंतजार के अंदर, तो मैदान के ऊपर उसने कैच पकड़ा दी, क्योंकि वेट उससे शफल ही नहीं हुआ, वरना तो फ्लिक आराम से चौका फेंकते, उसको फ्लिक पे उठा के बाहर फेंक देता। लेकिन दैट इज मसला ये कि वो इम्पोर्टेंट। 150 पे जब गेंद आती है, डर लगता है, हम भी खेलते रहे, वो एक बॉल जब पीछे आते हैं, एक थप्पा पड़ता है आपको तो आप हिलते हो। उसकी तैयारी आप कहाँ करते हो, नेट में करते हो, उतनी स्पीड पे बॉल करके। मुझे अफसोस होता है हारिस रऊफ के ऊपर, उसने जाके बिग बैश खेल लिया, पैसे बना लिए, 12 लाख का बैल ले लिया, सारा कुछ कर लिया उसने। उसने एक काम नहीं किया, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जिस काम के लिए उसको लाए थे भाई। तुम टेस्ट क्रिकेट खेलो भाई, अजीब से काम है इनके। T20 के तुमने बॉलर बना दिए, T20 की सिलेक्शन के ऊपर, PSL की सिलेक्शन के ऊपर खिलाड़ी खिला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है हमारे ऊपर वाले जो उन्होंने यंगस्टर्स को लाके टॉप ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की है, बट अगेन बाबर विल हैव टू परफॉर्म बिग। हम लोग 2 कवर ड्राइव्स के ऊपर ना बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं जाके, अगर उसने 47 किया है 52 गेंदों पे तो बहुत अच्छी बात है, इट शोज ही इज इन फॉर्म। लेकिन इट्स ऑफ नो यूज टू द कंट्री, क्यों, क्योंकि आपको लंबी इनिंग खेलनी थी। यहीं पे बाबर का आप 100 डालें तो आप जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान मैच जीत जाता ना। तो ये बड़ा प्लेयर बनता है मैच फिनिश करने से, यहाँ पे हमने बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है टिकटॉक की अच्छी रील निकालने से, ये बदकिस्मती हमारी बस। आपको याद होगा यही डिबेट, और यही हम जैसे कह सकते हैं कि ऑब्वियसली देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, लेकिन यही डिबेट हमारी होती थी। हमने जितनी सीरीज पिछली लास्ट की है, हम रमजान में बैठे हुए थे, सीरीज चल रही थी, हमने इस पे बात की, इससे पहले की, इससे पहले की। ओवरऑल पूरे इस साल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज नेवर अप टू द मार्क। सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी, जो हेड्स थे, जो कोचेस थे, उनकी तरफ से क्या इश्यूज हैं या क्या ग्लिचेस है, वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन बात वहीं पे आके रुक गई कि फिर से कोई नई क्रिकेट सीरीज स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कमी आती है, फिर हम ये कहते हैं कि आइदर फेवरिज्म की वजह से टीम सिलेक्टेड है, नेपोटिज्म चल रहा है, या तो देयर इज समथिंग एल्स। लेकिन वो एलिमेंट जिसकी बेस पर आपकी एवेल्युएशन होती है कि आपकी कहीं पे एक्सपर्टीज नजर आए मैदान में, वहां पे कमी है, जिसकी वजह से क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस भी सफर कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इमेज है क्रिकेट की दुनिया में, वो भी सफर कर रही है फॉर लास्ट मेनी इयर्स। जब एक डेकेड से एक ही एनालिसिस चल रहा हो, तो फिर आपको वही डेकेड, वही एनालिसिस याद आता है। आपको ये याद ही रहता है कि 2017 में कोई आपने ट्रॉफी जीत ली थी, तो दैट्स नॉट रियली समथिंग जिस पर आप अगले 10 साल जो है वो जी सकते हैं। कंपटीशन टफ हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से एक जमाना था जैसे बैचलर्स की डिग्री को सबसे हाई एंड समझा जाता था। अब एक जमाना है कि लोग कहते हैं पीएचडी कर लिए, इसके आगे भी कुछ ना कुछ करते रहना। सो दिस इज व्हाट इट इज। खाली एक डिग्री करके अगले 10 साल आप उसको वो नहीं, बैश नहीं कर सकते, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपने कंटेम्प्रेरी, आपने दुनिया के साथ साथ चलना होता है, और लोगों के साथ इतने कंपटीशन, इतने क्रिकेटर्स। लुक एट इंडिया। मैं सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया के साथ, क्रिकेट टीम को इंडिया के साथ कंपेयर करती हूँ। मैंने तो सिर्फ ये देखा कि इंडियन टीम एज अ नेशन खेलती। रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस। इंडियन क्रिकेट टीम एज अ नेशन खेलती है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एज अ नेशन नहीं खेलती। दे डू इट फॉर ईच इंडिविजुअल। व्हेन ही इज इन द ग्राउंड, ही इज डूइंग इट फॉर हिज सेल्फ, सेल्फ इंटरेस्ट, दैट्स इट। सेल्फ इंटरेस्ट मैं ये नहीं कह रही कि क्या है, इट्स जस्ट लाइक कोई वो यूनिटी, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं आता सामने कि हम ये कह के अच्छा हाथ जीत गए, हाँ परफॉर्मेंस अच्छी थी, हाँ टीम अच्छी है, हाँ इट्स ओके, मैच टफ था, लेकिन पाकिस्तान मेड इट वेल, पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छा जीता। सो ये एलिमेंट कभी हमने अपनी डिस्कशंस में देखा ही नहीं है। फॉर लास्ट 6 to 7 8 मंथ्स तो कंसेक्टिव यही बातें हो रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कुछ कहना चाहेंगे बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई गेस सही बात कर रही हैं आप, पर्सनल माइलस्टोन के लिए हम लोग खेलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मुझे साहबजादा फरहान याद आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम बुरे तरीके से मैच हार गए थे इंडिया से, और वो उसने जाके टिकटॉक के ऊपर ना अपनी वो चौकों और जो एक आधा छक्का जो मारा था उसकी उसने रील लगा दी थी वहाँ पे। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इन खिलाड़ियों को कि यार आपकी टीम हार गई, आप कब से बाहर हो गए हो, आप अपनी पर्सनल माइलस्टोन ही सेलिब्रेट करते रहते हो। तो आपकी बात से मैं सेकंड कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई टीम प्लेयर नहीं है बदकिस्मती से। वेरी नेशन सैड ही एंड वेरी खेलता है ना, डिसहार्टनिंग। सबके अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो भी है। एनीवेज, इसको कितना हम आगे समझे, अक्लमंद को इशारे काफी, जो हम बात करें वो दुनिया समझती है। मुझे ये बताएं, अनमोल पिंक के केस में आपको क्या लगता है कि और कितने करेक्टर्स जो है वो उभर कर सामने आएंगे, वो हाईलाइट होंगे, वो अनवेल होंगे? इसमें बहुत से ज़्यादा नाम सामने आएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आपके मजहबी रहनुमा हों, चाहे वो आपके एक्टर्स हों,
चाहे बदकिस्मती से आपके स्पोर्ट्समैन हो, फॉरेन स्पोर्ट्समैन हो, नाम तो बहुत ज़्यादा है। किस किस का बाहर आता है वो इम्पॉर्टेंट है, और किस कौन कौन अपना नाम बाहर आने देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ा जो नारकोटिक्स का जो एम्पायर चल रहा था वो बगैर किसी का मतलब अंधेरे में चल रहा था, तो ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर ना सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे सबके, और सारे बेनिफिशरीज थे इस सारे नेटवर्क के। वरना इस तरह से होता नहीं है। यहाँ पे कोई क्या नार्कोस तो की शूटिंग तो चल नहीं रही थी पाकिस्तान के अंदर, या वो जो एक खातून थी पुराने वक्तों के अंदर जाके, पता नहीं ब्लैक विडो या क्या नाम उनका था, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक फीमेल अपनी कार्टेल बनाई हुई थी। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका चलना, इनका अपनी सिर्फ सप्लाई ना करना बल्कि खुद से उसको अपना एक लेबल भी बना लेना, उसके बाद फीमेल डिलीवरी राइडर्स का इस्तेमाल करना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जा रहे हैं, पूरे पूरे मेन्यूज़ बने हुए हैं, 25,000 का 1 ग्राम मिल रहा है, 40,000 की प्रीमियम कैटेगरी मिल रही है। अब सोचे ना, 40,000 की प्रीमियम कैटेगरी जो इनकी कोकेन ले रहा था, कोई आम बंदा तो होगा नहीं, वो मैं तो ले नहीं सकता, मेरी तो इतनी जेब नहीं है, वो मेरा 100% श्योर आप भी नहीं ले सकती, आप भी 25 वाला ही लेंगी। लेकिन मसला ये 40 वाले कौन लोग थे, ये सवाल है। तो ये 40 वाले वही तगड़ा ताकतवर एलीट कैप्चर है सोसाइटी का, जो कि मुल्क भी चलाता है, हमारे स्टेटस को भी है, और उन्हीं को ही आपने लाके अदालतों के सामने खड़ा करना है। तो ऐसे होता नहीं है। आई डोंट थिंक के नाम अगर आएंगे भी तो बड़े कैलकुलेटेड से आएंगे, लेकिन इट सेज अ लॉट अबाउट वेयर वी स्टैंड एज अ नेशन। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन देखिए इस तरह के कुछ केसेस से जब ये सामने आते हैं, इनको ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा था मीडिया पे। इनको प्रोफेशनली भी टेकअप किया जा सकता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियली आप टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं, तो वो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं। जब टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं, तो वो सिर्फ नेशनल न्यूज़ नहीं रह जाती, वो आहिस्ता-आहिस्ता लिंगर ऑन होती है, स्प्रेड अराउंड होती है और वो पाकिस्तान से बाहर जाती है। और फिर पाकिस्तान की ही इमेज हम खुद खराब कर रहे होते हैं। तो अदारों को ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि किस केस को आप डिस्कस करके सामने लेकर आएँ, किस केस को आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से और किस केस को आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है वो डील करें। एनीवेज़ आगे प्रोटोकॉल्स तो ऑर्गनाइज़ेशंस के अपने होने चाहिए जिसमें, लेकिन वी आर नो वन टू टीच देम, ये उनको पता होना चाहिए कि ये नहीं नहीं चीज़ें होनी बुशरा चाहिए। भी यार, समबडी टू एनीवे टीच देम, हमारा काम बनता है आवाज उठाना। और आपको लगता है ये सिर्फ 75 कॉन्फिडेंशियल, साल से ये कॉन्फिडेंशियल केस है भी पाकिस्तान नहीं। इसमें हमारा इमेज का मसला तो बाद में आता। इमेज तो हमारा ऑलरेडी खराब हो गया ना, जब ये जितनी अरसे से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें आवाज उठाना बनता है। इसमें आप कबूतर की तरह आंख नहीं बंद कर सकते कि हमारा इमेज खराब होगा, या वरना तो ये हमें ऑलरेडी यही मसला है कि आवाज नहीं उठाई गई, और मीडिया एज अ फोर्थ। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को तो चाहिए ना कि इसको ज़रा ठीक-ठाक तरीके से चेक करें, लेकिन फिर भी आप देखें कि आप हर ठीक केस ठाक तरीके से करें, लेकिन जो आपको अदालती इख्तियारात आपके पास हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर रहते हो, जो दायरा इख्तियार आपके पास है उसके अंदर वेन यू से विद ठीक ठाक, तो लगता है कि जाके बंद कमरे में जाके लताड़ना शुरू कर दो, वो भी खैर गैर आईनी नहीं है तो नहीं और गैर बनता, इस्लामी है। नहीं करना आपने, ऐसा तो नहीं करने की ज़रूरत आपको। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड जो कि सर्टेन पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से आप चलें। आउट ऑफ द ब्लू ओवर एफिशिएंसी तो नहीं दिखानी आपने, रूल्स को फॉलो करें। लेट्स सी आगे क्या मज़ीद डेवलपमेंट आती है अनमोल पिंकी की, वो भी डिस्कस करेंगे नाज़रीन के साथ। लेकिन इस्माइल मुझे ये बताइए, पीटीआई की बात करते हैं, हम्म। साइफ़र का सबको पता है। शायद मैंने साइफ़र का पीटीआई के टेन्योर में ही जाना। पीटीआई ने जो साइफ़र डिस्कस किया, आपको लगता है कि बस यही है? इज़ इट इट? कि कुछ कमी है? या बस यही था? नहीं नहीं, साइफर तो देखिए ना, अभी जो ड्रॉप साइट ने आपको पूरा जो आपका साइफर, आपका एक क्लासिफाइड केबल जो उसको रिलीज किया, तो साइफर तो इट इज एज इट इज। आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट साइफर है। अब साइफर के अंदर ना 3 4 5 चीजें हैं, एंगल्स हैं जिसको देखना है। एक तो आप देख रहे हैं कि सियासत की जा रही है उस साइफर के ऊपर, वो तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। सियासी जमातों का या सियासतदानों का सियासत करने के अलावा और कोई काम होता नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ वट लाइज इन द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट और द लार्जर कॉमन मैसेज। तो उसकी बात तो वो नहीं सोच रहे होते, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। बट अगेन 2 4 चीजें हैं इसके अंदर, साइफर के अंदर ना, जिनको डिस्कस करना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ पीटीआई सपोर्टर और नॉट। तो हैविंग सेड दैट, जहां तक जिस तरह उसके अंदर बातें हैं कि 24 फरवरी को 2022 को खान साहब थे मॉस्को के अंदर, तो उसका जिक्र है उसके अंदर, बिल्कुल फैक्ट है। उसके अलावा सीआईए डायरेक्टर साहब थे आपके विलियम बर्न का, वो पाकिस्तान आए थे।
उन्होंने आके इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था मैं पीएम हूँ, तो जाके मेरे लेवल पे आके कोई बंदा आके मुझसे मिलेगा जाके। और ये बात थी कि आपने अड्डे देने हैं टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान और नॉट। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो एक फोर्स्ड पाकिस्तान को फोर्स किया गया था कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर यूक्रेन की पॉलिसी या यूक्रेन की साइड किस तरह रहनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहले भी डिस्कस हुई हैं। इट्स नॉट समथिंग जो कि पहली दफ़ा डिस्कस हो रही है। इसके अंदर अगर एक चीज़ आपने एंगल लेना है तो वो ये लेना है आपने कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है या नहीं। वो ऐसी आपकी पॉलिसी नहीं होती। बड़ी ताकतें जो है वो आपको आपकी पॉलिसी को या फॉरेन पॉलिसी फ्रंट को डिक्टेट करवाती आई हैं। या तो आपने नेहरू वाला नॉन अलाइंड मूवमेंट का आप हिस्सा बने होते तो आप कह सकते थे कि हाँ जी हमारे एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने इंश्योर करवानी है। वो आपने कभी भी नहीं की। आप दिस और दैट ब्लॉक का हमेशा से हिस्सा बने रहे हो। तो उसके आपको वो दैट इफेक्ट्स हाउ योर स्टेट इज गवर्न। तो वो इस दफा भी वो हुई है जाके। लेकिन यस, इस सारे मामले के अंदर अगर आप कहें कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे वो वायलेट नहीं हुए तो वो बड़ी गलत बात होगी। सर बिल्कुल हुए हैं। अब पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर ये ब्लो था? नहीं सर, बिल्कुल था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्या इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको तकवीयत मिलती है? बिल्कुल मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसे क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक केबल्स को पब्लिकली आके लोगों तक ले जाना, क्या वो दुरुस्त था इमरान खान साहब का? तो वो भी दुरुस्त नहीं था। बट अगेन नैरेटिव की हद तक तो ये बात खान साहब ठीक खेल गए थे। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज एवरीबडी न्यू कि ये रियलिटी है। ये हवा में बात नहीं की जा रही और इसमें कोई दूसरी राय इस वजह से नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइम मिनिस्टर और आवर फॉरेन ऑफिस हैज बीन सब्जेक्टेड टू प्रेशर बाय यूएस। ठीक है, तो तारीख का हिस्सा बना रहा है। इसमें बस इसको डील किस तरह किया गया वो इंपॉर्टेंट है। यानी मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा यहाँ पे आपकी सलीम साफी साहब की। उन्होंने कहा था कि मैं कोई खुदकुशी की बात तो नहीं करूंगा लेकिन मैं सहाफत छोड़ दूंगा, मैं उससे इस्तीफा दे दूंगा। अब जब उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि सर वो साइफर तो दुरुस्त साबित हो गया तो आप इस्तीफा दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा था इमरान खान साहब के हाथ में जो कॉपी है ना वो सफ़ेद रंग की, वो वाली कॉपी जो है वो साइफर की कॉपी नहीं थी, वो सफ़ेद रंग की है। साइफर जो होता है डॉक्यूमेंट जो होती है वो पीले रंग की होती है। मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की ना पीक अगर आप किसी को कहें तो वो सलीम साफी साहब ने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या बात कर रहे हैं? आपको ये ख्याल है कि वो एक्चुअल साइफर उठा के लेके हाथ में उन्होंने घूमना था वहां पे जाके और सारा मतलब क्या आप बात क्या कर रहे हैं? आपने उस टाइम डिनाई किया था। आपने कहा था ऐसा कोई खत आया ही नहीं है, ऐसा कोई मरासला नहीं आया, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला गया, यह आपका बयानिया था। अब आके वो आपका बयानिया गलत साबित होता है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपने नहीं देना तो ना दें, डजेंट मैटर। बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो ना जाहिर करें कि उसके रंग में फर्क था, चिट्टा था और वो पीला था। नहीं सर, हमें पता था कि वो पीला डॉक्यूमेंट लेके तो नहीं वहां पे घूमेंगे। आपने उस टाइम गलत बयानी की और इस टाइम भी आप दोबारा गलत बयानी कर रहे हैं। बट आप लोग ऐसे ही करते हैं। तो पाकिस्तान की जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे नहीं होते, वो इंटरनल फ्रंट के ऊपर भी होते हैं और यही सारे उसके रोल प्लेयर्स होते हैं। तो आई डोंट फाइंड इट वेरी समथिंग दैट विल टॉपल द करंट गवर्नमेंट। मौजूदा स्टेटस को जो है दैट इज वेरी मच बेटर सूटेड एंड नैरेटिव की हद तक तो उनको पुश मिलेगा। बट जाती तौर पे देयर इज नथिंग जो कि पहले खबर नहीं आई हुई। विलियम बर्न का सीआईए डायरेक्टर का पाकिस्तान में आना, मुलाकात का इमरान खान साहब से कहना और इमरान खान साहब का नाम मिलना, ये कोई एक दफ़ा बात नहीं हुई, कोई 10 दफ़ा पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। यूक्रेन वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस जो था, इमरान खान को जो प्रेशर था, पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। ये 24 फरवरी को इमरान खान साहब का मॉस्को के अंदर होना और पाकिस्तान हाई कमीशन का वहाँ पे डोनाल्ड लू को जवाब देना कि सर ये पहले से प्लान ट्रिप था, ये भी हमने प्लान नहीं किया आपकी जंग के बाद। तो ये भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन और जो पहले की है। सो आई डोंट थिंक अगर उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस टाइम क्या चेंज आएगा, मुझे जी जाती तौर जी। पर नहीं लगता। आज है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस नाउ टिल टू डेट। करंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की करंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू कोई नज नहीं करने वाली मौजूदा सिस्टम को। इट इज एज इट इज। ठीक। इस पर मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल सिनेरियो जो है, यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट, यूएस और ईरान पीस कहीं नजर आता है आपको? क्विकली अगर मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूँ तो नहीं, नज़र नहीं आता। बिकॉज जो आपके फॉल्ट लाइंस हैं वो वैसे के वैसे वहीं के वहीं मौजूद है। तो इसके अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं स्टेट्स के, वो आप उनको अचीव कर ही नहीं सकते। क्या इसराइल के जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब थे, या क्या वो पूरे हो गए? या अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के अंदर अपने इन वॉर गोल्स से क्या उन्होंने वो अचीव कर लिए हैं? या ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करवा लिया है? नहीं सर। क्या चाइना का राइज हो गया?
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो जो 3-4 मामलात हैं, वरना तो ये सारे जो कोर इश्यूज इस दफ़ा बनाए गए थे इनिशियली, मैंने पहले भी डिस्कस किए आधी जगह पे, वो तो JCPOA के अंदर, ओबामा टेन्योर के अंदर 1.5-2 साल के एफर्ट के बाद सब अचीव हो गए थे। और उस टाइम न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो परसेंटेज थी वो तो इससे बहुत ज़्यादा कम थी। तो ईरान ने मान लिया था, ईरान ने सारी शराइत पहले भी मान ली थी। तो क्या डिड इट स्टॉप द US और द इजरायली लॉबी इन इन्फ्लुएंसिंग US के वो दोबारा से हमला ना करें? तो उन्होंने किया क्या? मिनाब स्कूल के ऊपर जो 170 बच्चियों के ऊपर इन्होंने बच्चियां शहीद की, क्या उसका फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। न्यूक्लियर इनरिचमेंट इट्स जस्ट मतलब आपको सज्जी दिखा के खब्बी मारने वाला हिसाब है। वरना उसके अलावा जो बाकी गोल्स हैं, फॉल्ट लाइंस इतनी बड़ी हैं कि उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। एक लार्जर, अगर आपको लगता है कि परपेचुअल पीस आप अचीव कर लेंगे, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। येस, सीज फायर हो सकते हैं, येस टेम्परेरी आपकी मीडिएशन हो सकती है, सोल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर बर्ड्स आई व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, जो कि एक चोक पॉइंट है वाइटल पूरी दुनिया का, यूरोपियन कंट्रीज का, उसको उसकी ऑटोनॉमी जो है ईरान को दे देना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। ईरान का उसको गिव अप कर देना ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का एज अ सॉवरेन स्टेट, उसका अपना राइट है, आप उसको ख़त्म नहीं कर नहीं सकते, ना छीन कर सकते हो, ना आप वो अपनी ऑटोनॉमी को गिव अप करने के लिए तैयार है। प्लस 40 साल से उन्होंने बाय उसकी तैयारी ही इसी मामलात के लिए की है। तो आप क्या अमेरिका उसको बाय फोर्स ले सकता है? नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। उसकी तो टेक्निकल डिटेल्स है, फॉर सम अदर टाइम आई कैन सिट एंड डिस्कस विद यू कि क्यों राइट। नहीं ले सकता, किस तरह नहीं ले सकता। लेकिन उसके अलावा अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, क्या ईरान उसको गिव अप कर सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लस क्या ईरान की जो अपनी जो उसके एलाइज हैं या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या ईरान उनको ख़त्म कर सकता? नहीं कर सकता सर, वो उसकी लाइफ लाइन है उसके लिए। और अगर इसराइल को कहीं पे कहीं ना कहीं पे उसने रोकना होता है तो वो हुसियों की जरा और हमास के जरिए से ही रोक सकता है ना। यानी इस दफ़ा भी अगर सऊदी अरब ने प्रेशर डाला अमेरिका के ऊपर फाइनली आके के जंग को रोके, तो इस वजह से था क्योंकि रेड सी को ये लोग बंद करने लगे थे, और रेड सी को ईरान ने खुद से तो बंद करना नहीं था, वो तो हुसियों के जरिए ही करना था। सो मेनी फैक्टर्स, आई गेस इतने छोटे टाइम में इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बट फॉर मी, लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट, राइट। दिस रीजन और पर्शियन गल्फ इज डजंट सीम लाइकली। अभी हो परमानेंट तो हम भूल जाते हैं फिलहाल, टेम्पररी बेसिस पर भी अभी जो आपने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, टेम्पररी तौर पर तो कुछ हो सकता है, लेकिन परमानेंट सिनेरियो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। और इस वक्त टेम्पररी अगर उम्मीद भी रखी जाए तो वो भी फिलहाल चांसेस बहुत कम है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो, इंसानियत की अगर बात करें तो अमन अमान की सूरत कायम हो। पर ये जो आपने बातें की हैं टेक्निकल कि यूएस वो नहीं कर सकता, ईरान ये नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो। ये कहीं ना कहीं परमानेंट सोल्यूशन जो अभी फिलहाल निकलेगा इंटरनेशनल स्केल पर। Well, let's see. Thank you, Ismail, for being here and for sharing your opinion on थैंक यू फॉर international and हैविंग मी, national बुशरा। issues. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Most welcome. See you again, and thank you guys for watching us today. Just stay tuned. Bye bye.